स्ट्रॉन्ग मैन के अंदर जो एथलीट्स होते हैं वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हैं, जैसे ट्रक पुल भी होता है। कुछ स्ट्रॉन्ग मैन ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेन के इंजन को भी पुल करा है, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने एयरप्लेन्स को भी पुल करके दिखाया है। हमने इतना बड़ा डंबल बनवाया, मॉन्स्टर डंबल, उसको हम जैसे लिफ्ट करते हैं, शोल्डर पे लाते हैं, रेपिटिशंस होते हैं कि कौन कितनी बार पिक कर सकता है उस चीज़ को। और ये सारा का सारा हमारा जो स्ट्रक्चर है ये एशियन टाइम से डिप्राइव हुआ है और इस तरीके से हम एक्टिविटीज़ कराते हैं। स्ट्रॉन्ग मैन को कहते हैं इज़ द फादर ऑफ ऑल स्ट्रेंथ गेम्स। भारतीय खिलाड़ियों के लिए क्या मतलब चुनौती क्या होती है? चुनौतियाँ यही होती हैं कि इक्विपमेंट्स ईजिली अवेलेबल नहीं होते। करना चाहता हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी से, नरेंद्र सिंह मोदी जी से, कि ये जो स्ट्रॉन्ग मैन गेम है ये हमारा एक ट्रेडिशनल गेम है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी इंडिया में नेशनल गेम्स और हमारे यूथ गेम्स तरह के गेम्स को करवाने का हमारे को एक मौका दे। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज़ के इस स्पेशल पॉडकास्ट में। और आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में जो मेहमान हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उन्हें गॉड फादर ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन कहा जाता है। जी हाँ, ये जिस खिलाड़ी के ऊपर हाथ रख दें तो वो सोना बन जाए। कहने का मतलब ये है कि इनके नेतृत्व में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया के सैकड़ों खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गोल्ड मेडल जीतकर लाते हैं। जी हाँ, ये पूरे एशिया में स्ट्रॉन्ग मैन फेडरेशन के हेड हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो स्वागत है आपका कार्तिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला, आप यहाँ पर आएँ। तो सबसे पहले तो शुरुआत में यही से करना चाहूँगा कि स्ट्रॉन्ग मैन को लोग बहुत कम जानते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले तो थोड़ा दर्शकों को बताइए कि क्या है स्ट्रॉन्ग मैन का, क्या इतिहास है और इसका मतलब बैकग्राउंड क्या है पूरा। हाँ जी, ज़रूर। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। और सबसे पहले मैं एनएमएफ न्यूज़ का और इस मंच का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरी बात को साझा करने के लिए आपने ये मंच मुझे दिया। और स्ट्रॉन्ग मैन इतिहास के बारे में मैं बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग मैन गेम्स यानी ताकत का खेल, मजबूती का खेल। ये जो ताकत और मजबूती का खेल जिसको हम स्ट्रॉन्ग मैन गेम्स का हमने नाम दिया है, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना, सबसे पहला खेले जाने वाला मजबूती का खेल है। स्ट्रॉन्ग मैन गेम्स की हिस्ट्री है जब से हमारा एवोल्यूशन हुआ है। प्री ट्राइबल टाइम में, जब जंगल में आपको याद होगा, जब पुराने समय में हमारे पास ये आयरन से स्कल्प हुए स्ट्रक्चर्स नहीं होते थे, ऐसे रॉड्स, ऐसे प्लेट्स, ऐसी वेट्स नहीं होते थे। उस समय में स्ट्रॉन्ग मैन किसे कहा जाता था? उसे कहा जाता था जैसे वुडन लॉग्स होते हैं, लकड़ियाँ जो चॉप करते हैं, उन लकड़ियों को उठा के जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियों को एक बार में जंगल में उठा सकते थे। पुराने समय में क्या होता था कि कबीले के अंदर औरतों को इम्प्रेस करने के लिए, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, कबीले के जो लड़के होते थे वो अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखाते थे। वुडन लॉग्स को उठा के दिखाते थे वो। और 700 इसी तरह का गेम का भी वो इस तरीके से गेम भी इसी तरीके से। हाँ जी। जैसे एक हमने सुना है जी, ठीक है भाई, अर्जुन जी ने मछली की आंख भेद के शादी करी, स्वयंवर करा। उसी तरीके से जैसे पुराने समय में पत्थर होते थे, रॉक्स होते थे जो 800-900 किलो के पहाड़ों से टूट जाते थे, उनको उठाते थे कबीले वाले और दिखाते थे कि भाई हम इतने ताकतवर हैं। तो कबीले की जो लड़कियां थीं उनसे इम्प्रेस हो जाती थी और उनका स्वयंवर हो जाता था। तो ये तब से स्ट्रॉन्ग मैन गेम्स हमारा चलता आया है। उसी से फिर हमने, और इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन आई, एडवांसमेंट आई, तो हमने आयरन को स्कल्प करके स्ट्रक्चर बनाए और हमने फिर वहाँ से वेट लिफ्टिंग, लाइक स्ट्रॉन्ग मैन को कहते हैं इज़ द फादर ऑफ ऑल स्ट्रेंथ गेम्स। यहीं से फिर हमारा वेट लिफ्टिंग निकला, फिर पावर लिफ्टिंग निकला, फिर तरह तरह के और भी खेल निकले। इन्हीं चीज़ों को और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया गया स्ट्रॉन्ग मैन को ही। तो ये इसकी ट्रेडिशन है। और अगर इंडिया की बात की जाए, भारत देश की बात की जाए, तो हमारे भारत देश का इतिहास है जो शुरू किया था स्ट्रॉन्ग मैन को, वो थे हमारे प्रोफेसर कोडी राममूर्ति नायडू जी। अच्छा। तो ये मैं आपको लेके चलता हूँ 1902 में, जब उन्होंने
शुरुआत की थी सर्कस में अपनी ताकत के प्रदर्शन को दिखाने की। उस समय में वो क्या करते थे, जो 1200 हॉर्स पावर की जो कार होती थी उनको रोक लेते थे, और जो बेबी एलिफेंट्स होते थे उनको अपनी चेस्ट पे रखते थे। 1200-1300 किलो के बेबी एलिफेंट्स को वो रेजिस्ट करते थे अपनी चेस्ट पे अराउंड 10-10, 12-12 मिनट तक। और 600, 400, 500 किलो के पत्थर वो ऐसे लिफ्ट कर लेते थे ईजिली। तो वो ये सारी प्रदर्शनी अपनी ताकत की सर्कस में दिखाते थे। और एक बार ऐसे ही उन्होंने किंग जॉर्ज की कार थी, उसको रोक लिया था अपने हाथों से, बेयर हैंडेडली। और उसको अराउंड 12 मिनट तक रोक के रखा उन्होंने। तो इस चीज़ से जो हमारे वॉइस रॉय थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। उन्होंने उनको सब कॉन्टिनेंट में घुमाया, पूरे इंडिया के बाहर भी, वर्ल्ड के जितने भी सब कॉन्टिनेंट हैं। और वहाँ पे किंग जॉर्ज और जो क्वीन मैरी थी, उन्होंने हमारे प्रोफेसर कोडी राममूर्ति नायडू जी को उनकी स्ट्रेंथ से इतना इम्प्रेस हुए वो, उन्होंने उनकी फ़ोटो लगाई। और वो पहले ऐसे इंडियन बने उस समय में कि जो ब्रिटिशर्स हमारे पे रूल कर रहे थे, उन्हीं ब्रिटिशर्स ने अपने घर में, अपने जो उनका जो हॉल होता था वहाँ पे प्रोफेसर कोडी राममूर्ति नायडू जी की फ़ोटो भी लगाई उन्हें ऑनर करने के लिए। एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन, एंड टिल द डेट आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट इंडियन जिनकी फ़ोटो है वहाँ पे। और एक कमाल का वाक्य भी जुड़ा हुआ है इसके साथ। जब स्पेन और जर्मनी में हमारे प्रोफेसर कोडी राममूर्ति नायडू जी गए, तो उनको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, परेशान करने के लिए कि भाई अच्छा तुम इतने ताकतवर हो, तो उनको एक बुल फाइटिंग में उतार दिया। अच्छा। उनको इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था बुल फाइटिंग का। और जैसे उनको बुल फाइटिंग में उतारा, उन्होंने उसके हॉर्न से बुल को पकड़ा और पलट दिया। अच्छा। तो ये एक मतलब बड़ा मतलब अमेजिंग इंसिडेंट हुआ उस टाइम में। और उन्होंने दिखाया कि भाई हाँ, भारतीयों में जो ताकत होती है उसका प्रदर्शन किया। और एक वेजिटेरियन स्ट्रॉन्गमैन थे वो, उन्होंने कभी किसी भी तरह का नॉन वेज फूड नहीं खाया। अच्छा। तो ये हमारी इंडियन हिस्ट्री रही है स्ट्रॉन्गमैन गेम से रिलेटेड। वो पायनियर ऑफ स्ट्रॉन्गमैन कहा जाता है उनको, प्रोफेसर कोडी राममूर्ति नायडू जी को। कार्तिक भाई, जो कुछ भी आप ये बता रहे हैं ये वाकई काफ़ी दिलचस्प है। और इससे ये अंदाज़ा लगता है कि ये हमारे मतलब अगर इतिहास में जाएं तो स्ट्रॉन्ग मैन का ये जो कॉन्सेप्ट है और जो ताकतवर लोग हैं वो यहीं से निकले हैं। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि इंडिया में ही इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता और ये बाहर कंट्री में ज़्यादा देखने को मिलता है। एब्सोल्युटली राइट। अब कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने इस गेम का रिकॉग्निशन दे दिया है। हम जैसे यहाँ से बहुत सारे इंटरनेशनल एथलीट्स को लेके जाते हैं, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये कंट्रीज़ में गवर्नमेंट ही फंड करती है इस गेम को। अच्छा। और ऑलमोस्ट 68 कंट्रीज़ ने इसको एज अ ट्रेडिशनल गेम रिकॉग्निशन दे दिया है। और हम यहाँ पे फाइट कर रहे हैं अभी। मैं स्ट्रॉन्गमैन गेम को करवाता हूँ। मैं यही कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा इस गेम को मैं सरकार की नज़रों में लेके आ सकूँ, लेके आऊँ, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल गेम है। और मैं चाहता हूँ कि इस ट्रेडिशन को आगे भी कंटिन्यू किया जाए। इथनो स्पोर्ट्स में हम इसको क्लासिफाई करते हैं, इस पर्टिकुलर गेम को। इथनो स्पोर्ट्स हमारी ही फेडरेशन है और वर्ल्ड फेडरेशन जो कि जितने भी हमारे ट्रेडिशनल गेम है उनको प्रमोट करती है। तो हम उसी इथनो स्पोर्ट्स के अंदर ही इसको हम क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रॉन्गमैन गेम्स को। और यूनेस्को ने भी अप्रूव कर रखा है इथनो स्पोर्ट्स की फेडरेशन को, हमारी स्ट्रॉन्गमैन की फेडरेशन को। और वो इसीलिए उन्होंने अप्रूवल दिया है जिससे हम ट्रेडिशनल गेम्स को, अपने इंडिया के ट्रेडिशनल गेम्स को और ज़्यादा हाईलाइट कर सकें और ज़्यादा आगे लेकर आए। तो ये कार्तिक भाई, आप ये कैसे, मतलब आप लोग किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं? और जो आपने बात कही कि एशिया में जितने भी देश हैं, उन देश के तमाम खिलाड़ी आते हैं। हाँ जी। तो किस तरीके से आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं? कैसा गेम होता है? थोड़ा सा डिटेल में आप बताइए। हाँ जी। अब जैसे मॉडर्नाइजेशन आ गई, एडवांसमेंट आ गया है, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले जैसे वुडन लॉग्स होती थी, रॉ वुडन लॉग्स होती थी। पेड़ को काटा और पेड़ के तने को, जो 700-800 किलो का तना है, उसको उठा लेते थे पुराने समय में जंगल में। अब हमने क्या करा, हमने आयरन को स्कल्प करके वुडन लॉग की तरह स्ट्रक्चर बनाया है। और उसी स्ट्रक्चर में हमने ग्रिप्स दिए हैं ताकि हम लगे वो उसी तरीके से लगे कि वुडन लॉग को पिक कर रहे हैं। और उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को हमने दे दिया लॉग का नाम, लॉग। और उसको लिफ्ट करते हैं मल्टीपल टाइम्स, उसमें वेट डाल के। ये एक कैटेगरी हो गई लॉग लिफ्ट। स्टोन्स को उठाया जाता है, अलग अलग तरीके के स्टोन्स हैं। जैसे एक होता है एटलस स्टोन जो पूरा सर्कल शेप में होता है, एक होता है हॉसफेला स्टोन जो थोड़ा डायमंड शेप में होता है। तो ये हमने
पुराने जो समय का जो तरीका था जब स्ट्रॉन्गमैन अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखाते थे, हमने उसको मॉडर्नाइज करके एडवांस करके एक गेम के फॉर्मेट में ले आए। और इस तरीके से हम एक्टिविटीज़ को करवाते हैं। जैसे डंबल होता है, जनरली आप जिम जाते हो, आपने देखा होगा छोटे छोटे 10-15-20 किलो के डंबल। हमने इतना बड़ा डंबल बनवाया, मॉन्स्टर डंबल, क्योंकि पुराने टाइम में जो वेट्स उठते थे, जो स्टोन लेके जाते थे, वो बड़े ही ऑब्जेक्ट्स होते थे। तो हमने बड़ा डंबल बनवाया, मॉन्स्टर डंबल। उसको हम जैसे लिफ्ट करते हैं, शोल्डर पे लाते हैं, रेपिटेशंस होते हैं कि कौन कितनी बार पिक कर सकता है उस चीज़ को। और ये सारा का सारा हमारा जो स्ट्रक्चर है ये एशियन टाइम से डिप्राइव हुआ है, क्योंकि पहले स्टोन्स को उठा के दिखाते थे लोग एक हाथ से, लाइक दिस। तो सिमिलरली अब मॉन्स्टर डंबल उसको उठा के दिखाते हैं। थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया हमने चीज़ों को, हैं वही ट्रेडिशनल चीज़ें, और इस तरीके से हम एक्टिविटीज़ कराते हैं। ऑल ओवर एशिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे एथलीट्स आते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है। और सबसे अच्छी बात यह है, इसके अंदर जो भी एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं, हम उनको कोशिश ये करते हैं कि उनका मिनिमम एक्सपेंडिचर हो। अच्छा। क्योंकि एथलीट के लिए बहुत मुश्किल होता है अपना सारी चीज़ें देखना, एक्सपेंडिचर करना, डाइट लेना सेम टाइम पे, और फिर उसके बाद ट्रैवल। ये मैं आपको रोक रहा हूँ। हाँ जी। कि यहाँ पे आपसे जो भी खिलाड़ी हैं वो जुड़ते कैसे हैं? आप चूंकि पूरे एशिया में हेड हैं स्ट्रॉन्ग मैन का, तो आपसे कैसे जुड़ते हैं और आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं उन सब तमाम चीज़ों को? राइट। जैसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, उस पर अनाउंसमेंट होती है। अच्छा। तो अनाउंसमेंट होने के बाद अलग अलग एथलीट्स देखते हैं उसको, और फिर हमारा जो ईमेल है, इंडियन स्ट्रॉन्गमैन फेडरेशन वाली ईमेल पे वो ईमेल करते हैं अपनी पार्टिसिपेशन के लिए, अपने आप को रजिस्टर करते हैं ताकि पार्टिसिपेट कर पाएँ। फिर हम सेलेक्ट करते हैं मेरिट के बेसिस पे, देखते हैं कि किसका कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कौन स्टेट लेवल पे जितनी चैम्पियनशिप में विनर रहा है, कौन नेशनल लेवल पे विनर रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग जो चैम्पियनशिप होती हैं वर्ल्ड में, इंडिया में, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि जो इंडिया के जो खिलाड़ी हैं, जैसा कि एक बार मेरी बातचीत हो रही थी किसी से, या फिर मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो इंडियन जो खिलाड़ी हैं वो ऐसे स्ट्रॉन्गमैन का ये जो भी आप लोग गेम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें बहुत कम लोग जानते हैं या फिर पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर उस लेवल के नहीं होते हैं। हाँ जी। जो दूसरे देश में लोग होते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह यह है कि थोड़ा सा लंबा आंसर होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जनरली आपने देखा स्ट्रॉन्ग मैन के अंदर जो एथलीट्स होते हैं वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हैं, जैसे ट्रक पुल भी होता है। हाँ। कुछ स्ट्रॉन्ग मैन ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेन के इंजन को भी पुल करा है, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने एयरप्लेन्स को भी पुल करके दिखाया है। तो जनरली लेमन टर्म में जब भी कोई इस चीज़ को देखता है तो पहले ये सोचता है कि मैं तो ये नहीं कर पाऊँगा। हाँ। तो हम इसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि क्या होता है बड़े बड़े स्ट्रॉन्गमैन होते हैं, हैवी होते हैं, डोपिंग करके वो ऐसे हो जाते हैं। हम इस चीज़ को एलिमिनेट करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि एक हैवी अगली लुकिंग टाइप ऑफ स्ट्रॉन्गमैन पार्टिसिपेट करे। हमने इसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हमने ओलंपिक की ब्रांचेस के साथ टाई अप किया है। अच्छा। और होपफुली 2028 के ओलंपिक्स में हमारी एक प्रेजेंटेशन इवेंट है। और जैसा सबको पता है, जब ओलंपिक के साथ आपका कोलैबोरेशन हो जाता है ओलंपिक कमेटी के साथ, तो वाडा आपका अलाइंस हो जाता है उसके अंदर, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो हमने डोपिंग को एलिमिनेट ही कर दिया। अब हम इस गेम के अंदर हमने कुछ मेडलेज इंट्रोड्यूस की हैं कि आपको कैसे स्टोन उठाना है, आपको डंबल परफॉर्म करना है। एक यॉक हमारा स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ लाइक अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, उसको आपको कंधे पे उठा के भागना है। तो इन चीज़ों की हमने एक मेडल इंट्रोड्यूस करी, वेट्स को थोड़ा सा कम करा, सो दैट एक लेमैन भी, अगर इस लेमैन वर्ड में देखा जाए, कहा जाए, अगर कोई इसको देखे तो कोई पार्टिसिपेट करे, किसी को लगे हाँ ये मैं कर सकता हूँ। और यहाँ से हमने इस स्ट्रक्चर को ऐसा डेवलप किया है कि अगर आप इसको परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमारे जो सेंटर्स हैं स्ट्रॉन्गमैन के, वहाँ पे आइए, परफॉर्म करके देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है आपके अंदर पोटेंशियल है, और आपको जैसे एक यूजुअल लिफ्टिंग होती है जिम में, आप उससे बोर हो चुके हैं, आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं अलग, तो आप आइए। अगर आपको लगता है पोटेंशियल है तो आप अपने आप को अपनी रजिस्ट्रेशन कराइए, दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर हम आपका एक क्वालिफिकेशन राउंड कराएंगे, आपको स्टेट लेवल पे खिलाएंगे, नेशनल लेवल पे खिलाएंगे, और फर्दर हम कोशिश करेंगे कि इंडिया से बेस्ट एथलीट ओलंपिक में जाके रिप्रेजेंट कर पाएँ हमारे भारत को।
तो अब तक कितने एथलीट जो हैं वो इंडिया से आप लोग लेकर के गए हैं बाहर? हाँ, एथलीट्स हम बहुत सारे एथलीट्स लेके गए हैं इंडिया से बाहर। अभी रिसेंटली हमारे एक चंडीगढ़ से हैं एथलीट कृष्णा सालक, जो इंटरनेशनल स्ट्रॉन्गमैन बने हैं। उज़्बेकिस्तान में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी वहाँ जाके ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हैं। और मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा, हमारे एक स्ट्रॉन्गमैन है मिस्टर दीपक राव, हस्तसाल गांव से, दिल्ली से, जो इस गेम, जब ये गेम बिल्कुल विलुप्त हो गया था तो 2011-12 में वो एशिया के स्ट्रॉन्गमैन बने और उन्होंने इस गेम को कंटिन्यू रखा खेलना। और हमारे रिसेंटली एक और स्ट्रॉन्गमैन है ललित यादव, जो कि दिल्ली से ही हैं, भलसवा गांव से। उन्होंने पहली स्ट्रॉन्गमैन एकेडमी खोली है दिल्ली में अपनी। और उन्होंने अभी रिसेंटली हमारे मॉस्को में कॉर्पोरेट गेम्स हुए थे लास्ट ईयर, वहाँ पे वो विनर बन के आए। वो भी इंटरनेशनल स्ट्रॉन्गमैन है हमारे। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं और एथलीट्स बहुत अच्छा कर भी पा रहे हैं क्योंकि उनके लिए प्लेटफॉर्म्स, उनके लिए स्टेज अवेलेबल है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये क्यों चुना? मतलब ये कि और भी कोई, कहने का मतलब ये है कि और भी कोई गेम आप चुन सकते थे, हाँ जी, लेकिन हाँ जी। आपने स्ट्रॉन्ग मैन को ही क्यों चुना? स्ट्रॉन्गमैन को चुनने के पीछे मेरा जो मुख्य कारण था वो सिर्फ ये था क्योंकि जब मैंने इस स्ट्रॉन्गमैन गेम्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, सबसे पहले तो जब मैंने इस स्ट्रॉन्गमैन एक्टिविटीज़ को मैंने जिम में परफॉर्म करा, अच्छा। एक मुझे बहुत अलग सा रश मिला कि भाई हाँ, ये चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए, ये जिम से हटकर कुछ अलग चीज़ है। और इसके अंदर जो अलग अलग डिसिप्लिन्स होते हैं वो मुझे बहुत पसंद आए क्योंकि इसके अंदर आपको अपनी रॉ स्ट्रेंथ को दिखाना होता है कि आप कितने ताकतवर हो। इट इज़ नॉट लाइक कि आप बाउंडेड हो गए कुछ लिफ्ट्स करके। सपोज आपने डेड लिफ्ट करी, आपने और भी जो जिम में लिफ्ट्स होती हैं, दैट इज़ लाइक आपको बाउंड करती हैं पर्टिकुलर। इसमें आपको रॉ स्ट्रेंथ दिखानी है, आपको हर तरीके से वेट लिफ्ट करना आना चाहिए, वेट को लेके भागना आना चाहिए। तो इसीलिए मुझे ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फिर जब मैंने इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि दिस गेम इज़ फादर ऑफ ऑल द गेम्स, सारे वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग वाले गेम्स का जन्म इसी स्ट्रॉन्गमैन गेम से हुआ है। और जब मैंने कुछ स्ट्रॉन्गमैन से बात करी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट हुआ इस गेम की तरफ। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, अगर इस गेम को मुझे प्रमोट करना है तो एज एन एथलीट मेरे पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बट एज अ मैनेजमेंट मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होंगी। तो इसको खेलते खेलते और इसको मैं प्रमोट भी कर पाऊंगा अगर मैं इस तरह का इस गेम को मैं फेडरेशन को लेके आऊँ इंडिया में, और इस गेम को और ज़्यादा करवाऊँ, एथलीट्स की क्वांटिटी बढ़े, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो ये मेरे को ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर लगा इस गेम को प्रमोट करने का। रादर देन बीइंग एन एथलीट, आई वुड लाइक टू बी अ मैनेजमेंट पर्सन सो दैट आई कैन प्रमोट दिस गेम मोर एंड मोर। ये मेरी चॉइस थी। तो कार्तिक भाई, इसमें भारतीय खिलाड़ियों के लिए क्या, मतलब चुनौती क्या होती है? चुनौतियाँ यही होती हैं कि इक्विपमेंट्स अच्छा। इक्विपमेंट्स ईजिली अवेलेबल नहीं होते। अब इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमने एक हमारे वेंडर हैं कर्नाटका में, उनको सेटअप किया है रिलेंटलेस स्ट्रेंथ करके, जो ऑल ओवर इंडिया में एथलीट्स को प्रोवाइड कराते हैं इक्विपमेंट। सेकंड जो प्रॉब्लम होती है स्पॉन्सरशिप। अच्छा। एक एथलीट जब तैयारी करता है, तो मैंने ये चीज़ बेसिकली नोटिस करी है कि जितने भी एथलीट होते हैं हमारे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लाइक उनको डाइट पे भी अपने एक्सपेंसेस करने होते हैं, और उसके बाद आपको जिम भी जाना है, आपको टाइम भी निकालना है आपको रेगुलर वर्क से अपने। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में उनके एक्सपेंसेस हैम्पर होते हैं, जो जनरली उनका रूटीन एक्सपेंस होता है। तो स्पॉन्सरशिप वाली चीज़ को हमने एलिमिनेट करने के लिए ये कोशिश करी है कि हम एक तो बहुत सारी कंपनीज है जिनसे बात कर रहे हैं, जिनसे हम एक सस्टेनेबल एग्रीमेंट कर पाएँ एथलीट्स को प्रमोट करने के लिए। सेकेंडली, हम किसी भी एथलीट को जब इंटरनेशनल स्टेज पे लेके जाते हैं या नेशनल स्टेज पे लेके जाते हैं, तो उनका आना जाना, रहना, खाना पीना सब हम प्रोवाइड कराते हैं फेडरेशन की तरफ से। अच्छा। इससे एथलीट के लिए ईजी हो जाता है, बिना सोचे समझे उसका सारा फोकस गेम पे हो जाता है। उसको ये नहीं सोचना कि उसको कौन सी किस मोड में ट्रांसपोर्ट, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उसका जो जिसके लिए वरीड होता है उसके लिए तैयारी फिक्र नहीं करनी है एथलीट को। खाने पीने को क्या मिलेगा उसके लिए फिक्र नहीं करनी। सारा सब कुछ फेडरेशन की तरफ से स्पॉन्सर होता है उनका। तो इससे एथलीट का सिर्फ फोकस सिर्फ और सिर्फ गेम पे होता है, तो वो हमारे अपने स्टेट को या अपने नेशन को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है। तो अब तक कितने गोल्ड मेडल आए हैं?
अभी तक गोल्ड मेडल की बात की जाए तो अभी तो कम है। अच्छा। क्योंकि इसके पीछे रीज़न सिर्फ यही है कि हम इस गेम को और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। थोड़ा सा लोग डरते हैं, जितने ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा पता लगेगा दैट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गेम। क्योंकि इसके क्यों अंदर डरते क्यों आपको है कार्तिक भाई? डरते इसीलिए हैं, अगर कोई स्टोन पिक कर रहा है तो वो देख के उनको लगता है अरे हम करेंगे तो लग जाएगी, नहीं, अच्छा। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ऐसा लगना चाहिए ठीक है हमें भी ट्राई करना चाहिए। दिस इज़ लाइक आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ अ टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल टाइम है, बट जितना टेक्नोलॉजी के साथ आपको कॉप अप करना ज़रूरी है उतना आपको अपनी स्ट्रेंथ को फिगर आउट करना भी ज़रूरी है फॉर बीइंग एन हेल्दी गाय। बिकॉज माइंड एंड जो आपका फिजिकल बॉडी है दोनों का एक्टिव रहना इंपॉर्टेंट है। तो रॉ स्ट्रेंथ को आपको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक माइंडसेट हो चुका है लोगों का, लोगों को लगता है हम क्यों करें, क्यों अपने कंफर्टेबल बेड से उठें और इस तरह की चीज़ों या को फिर प्रैक्टिस क्या करें। उन्हें ऐसा भी लगता है कि इसमें कोई ऐसा फ्यूचर है नहीं? नहीं नहीं, फ्यूचर मैंने मोस्टली जितने भी मैं आपको बताता हूँ 90% जो एथलीट्स हमारी फेडरेशन में खेलते हैं दे आर नॉट डूइंग इट बिकॉज ऑफ फ्यूचर। दे आर वरीड अबाउट देयर फ्यूचर बट दे आर नॉट डूइंग इट बिकॉज ऑफ देयर फ्यूचर, दे आर डूइंग इट बिकॉज दे आर डेडिकेटेड। वो इस स्पोर्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेट हैं। अच्छा। और फ्यूचर की बात की जाए तो जैसा मैंने आपको बताया कि ओलंपिक में हमारी प्रेजेंटेशन इवेंट होगी, तो ऑटोमेटिकली जब आप देश का नाम रोशन करेंगे ऐसी स्टेज पे जाके तो फ्यूचर होगा ही आपका। अभी उत्तराखंड में भी इंडियन स्ट्रॉन्गमैन लीग हुआ था। हाँ जी, जो इंडिया स्ट्रॉन्गमैन इंडिया लीग थी वो पहला ही ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसको पूरे वर्ल्ड में मैंने ही कराया इंडिया में। अच्छा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, और हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उत्तराखंड स्टेट की रेखा आर्य जी का, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी उत्तराखंड स्टेट के हमारे अमित सिन्हा जी का, और हमारे जो स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर थे अमन वोरा जी इनका। और ख़ासकर मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ पुष्कर सिंह धामी जी का। उन्होंने जो उत्तराखंड के अंदर एक खेल गांव बनाया है, अच्छा। और उन्होंने हमारे को भी एक ऐसा मंच दिया। नेशनल गेम्स में भी हमने स्ट्रॉन्गमैन की एक प्रेजेंटेशन इवेंट दी थी, और यूथ गेम्स के अंदर हमने प्रॉपर लीग कराई। उस लीग के अंदर धामी जी की वजह से हमें जो फैसिलिटीज़ मिली हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के धामी जी की वजह से, कि हमारे एथलीट्स का आना जाना रहना खाना पीना सब कुछ हमें प्रोवाइड किया गया था। और जो स्ट्रॉन्गमैन इंडिया लीग थी उसकी बुनियाद थी कि आप इस एथलीट्स को कैसी फैसिलिटी दे रहे हो, जिसकी वजह से मैं एक कामयाब लीग करा पाया उत्तराखंड स्टेट में। और ये जो लीग का कॉन्सेप्ट था इसको मैं इसीलिए इंडिया में लेके आया जिससे कि हम एथलीट्स को और ज़्यादा कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेट में भी लीग होती है, फुटबॉल में भी लीग होती है। स्ट्रेंथ गेम में आज तक इस तरह का कोई लीग का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। इसको मैं लेके आया था इंडिया में, और हमने उत्तराखंड में यूथ गेम्स हुए थे परेड ग्राउंड देहरादून में, उसमें मैंने स्ट्रॉन्गमैन इंडिया लीग को कराया जिसके अंदर 6 राज्य थे। और पंजाब लॉयंस करके हमारी एक टीम थी पंजाब स्टेट की, वो इस लीग को जीत के कैश प्राइज़ भी लेके गई, और उन्होंने फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई स्ट्रेंथ गेम खेला था। अब ये बड़ा एक चकित करने वाला सा एग्जाम्पल है कि पंजाब राज्य ने पहली बार स्ट्रॉन्गमैन गेम को खेला। अच्छा। इस तरह के कॉन्सेप्ट में पार्टिसिपेट किया और वो जीत गए। तो बहुत से लोग जो सोचते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे, वो कर पाएंगे। कोशिश करनी पड़ेगी, ज़रूर कर पाएंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि धामी सरकार ने आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद की, धामी तो क्या सरकार ने, हाँ आगे जी। भी कुछ ऐसे ही मदद करने की उन्होंने आश्वासन हाँ दिए? जी, हाँ जी, हाँ जी। उनकी तरफ से जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं धामी जी, उनकी तरफ से, उनके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमें आश्वासन मिला है कि आगे चल के भी ये लीग हम जो उनके गेम्स का जो प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे यूथ गेम्स, नेशनल गेम, उसमें भी हम कंटिन्यू करेंगे। और होपफुली हमारी एक स्ट्रॉन्गमैन एकेडमी भी जल्दी सेटअप हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ईजी हो जाएगा जितने भी हमारे देश के एथलीट हैं कि स्ट्रॉन्गमैन एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाएँ और उनको रहने खाने पीने की फैसिलिटी एक अच्छी मिल पाए। तो ये तो रही बात उत्तराखंड धामी सरकार हाँ जी, की, लेकिन हाँ इसके जी। अलावा अगर आप इसे इंडिया में हाँ जी, जितना आप मेहनत कर रहे हैं, हाँ जी। और देख रहे हैं कि उस हिसाब से मतलब इसको उतनी पहचान नहीं मिल रही है, हाँ जी। तो क्या आप इंडिया में क्या चाह रहे हैं कि ये गेम किस तरीके से आगे बढ़े और इसमें सरकार क्या करे, या फिर? हाँ जी, तो मैं आपके मंच के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी से, नरेंद्र सिंह मोदी जी से, कि ये जो स्ट्रॉन्गमैन गेम है ये हमारा एक ट्रेडिशनल गेम है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी इंडिया में नेशनल गेम्स और हमारे
यूथ गेम्स, अभी जैसे दिल्ली में भी सांसद खेल महोत्सव हुआ है, इस तरह की एक्टिविटीज़ में स्ट्रॉन्गमैन गेम्स को बढ़ावा देने के लिए, ताकि ये ट्रेडिशनल गेम हम रिवाइव कर पाएँ, रिटेन कर पाएँ इंडिया में, इस तरह के गेम्स को करवाने का हमारे को एक मौका दे। और हम जैसे जितने भी राज्य हैं, जैसे स्टेट गेम्स के अंदर हम इसका अप्रूवल चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे को गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएँ कि हमें क्या करना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी हमारी हेल्प करे इस गेम को ओलंपिक एसोसिएशन में ऐड करने के लिए। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है? ये रिक्वायरमेंट है, ऑन पेपर हम इस पे वर्क भी कर रहे हैं। अच्छा। हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करते हुए उनको जो जो रिक्वायरमेंट है हमारी फेडरेशन की तरफ से वो प्रोवाइड भी कर रहे हैं। और एक होता है ना, वर्बली भी एक अपील करने का मौका मिल गया आपके मंच के द्वारा उनसे। मतलब मैं सिर्फ ये जानना, ये भी मतलब जानना बहुत ही, और सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इंडिया से खिलाड़ी जाते हैं, हाँ जी, जीतते भी हैं, लेकिन बस उन्हें वो पहचान नहीं मिलती या फिर वो मान्यता नहीं मिल पा रही है जो कि दूसरे गेम्स के लिए हैं। तो वो चीज़ें अगर हो जाएं तो इस खेल को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। और उसमें जो है सरकार अगर चाहे, हाँ जी, क्योंकि रही बात मोदी सरकार की, इन्होंने खेल को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा भी दिया है। तमाम तरह के खेलों को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया है। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसमें से एक अगर ये भी हो जाए तो मतलब आपकी मांग वही है? बिल्कुल यही मांग है, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली उज़्बेकिस्तान में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी और हमारे यहाँ से जो एथलीट गए थे, कृष्णा सालक, जो वहाँ पे जीते, उनको आना जाना रहना खाना पीना सब कुछ उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट ने दिया। इवन वीज़ा के लिए भी उनका वहाँ की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से वीज़ा आया था, तो वीज़ा का भी उनको कोई इशू नहीं आया। फिर उनको जीतने पे उनको कैश प्राइज़ भी मिला $1100 का। तो एक एथलीट को दिखता है कि मैं जिस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हूँ उसमें मुझे रिवॉर्ड भी मिल रहा है। और ये रिवॉर्ड अकेला मैं एज अ फेडरेशन के माध्यम से, बहुत लिमिटेड सोर्सेज होती हैं, मैं इतना प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करने की, बट अगर इसके अंदर हमारी सरकार मदद करेगी तो कितना अच्छा हम रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं हर एथलीट को जो इस गेम में आगे आके भाग लेना चाहता है। तो आपकी बिल्कुल सही बात है कि इस तरह का अगर सपोर्ट हमें सरकार से मिलेगा तो ये गेम बहुत ऊपर जाएगा। और इस गेम को ऊपर ले जाने की मांग मेरी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल गेम है, हमें इसको ज़िंदा रखना है। तो इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग कब से लगे हुए हैं? हमारे 2018 में मैंने एक सोसाइटी बनाई थी, इंडियन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस सोसाइटी। अच्छा। तब फर्स्ट टाइम मैंने इस गेम को कराया था। उसके बाद मैंने देखा कि कितने सारे एथलीट्स ऐसे हैं जो इस गेम को खेलना चाहते हैं, उनके पास एक अच्छा मंच नहीं है जहाँ पे वो खेल सकें और बड़े लेवल पे अपने आप को एक एक्सपोज कर सकें एज एन एथलीट्स, अपनी स्किल्स दिखा सकें। तब वहाँ से मैंने इस फेडरेशन को डेवलप करा। अच्छा। और इंडियन स्ट्रॉन्गमैन फेडरेशन को, और उसके बाद हमने बैक टू बैक ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर एशिया में गेम्स कराए हैं। जो एशियन फेडरेशन है उसका मुझे फिर वर्ल्ड फेडरेशन ने मुझे हेड बनाया। उन्होंने मेरा काम देखा और वहाँ से ये सफ़र चले जा रहा है। अब रुकना नहीं है, अब आगे ही बढ़ना है बस। तो इसमें से आप की बात तो बहुत सारे खिलाड़ियों से होती होगी। हाँ जी। तो उन तमाम खिलाड़ियों की बातचीत में आपको क्या कॉमन लगता है कि उनकी क्या ज़रूरत है या फिर वो किस तरीके का सपोर्ट चाहते हैं इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए? हाँ जी, ये वाली बात जो आपने पूछी कि सपोर्ट किस तरह का चाहते हैं, जो क्या होता है कि एथलीट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो गेम खेले, उसके सिवा उसको किसी और चीज़ के बारे में ज़्यादा ना सोचना पड़े। जैसे हम किसी भी एथलीट को बाहर लेके जा रहे हैं तो उनको होता है कि हमारा वीज़ा, हमारा फूड, हमारी एकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड हो जाएं और हमारी ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें हमें मिलें टाइमली। एक तो इन चीज़ों का हम एज अ फेडरेशन हेड मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि किसी भी एथलीट को मैं मॉनेटरी टर्म्स में बॉदर ना करूँ। सेकंड, जब एथलीट 1 साल 2 साल 3 साल इस गेम को खेल लेता है तो उसके बाद वो सोचता है क्या मैं इसको रेगुलर खेल पाऊँगा, इसमें मेरा क्या फ्यूचर है। उसके बाद सब मतलब अगर इसमें कोई फ्यूचर नहीं देंगे हम एथलीट्स को तो ऑब्वियसली दे विल स्टेप बैक, शौक के लिए खेलेंगे, शौक पूरा होने के बाद छोड़ देंगे। तो जो हमारी सरकार के साथ जो बातचीत हो रही है और जो अपील हम कर रहे हैं तो वो इसीलिए है एक एथलीट को अच्छा फ्यूचर मिल पाए। जैसे दूसरे गेम्स में होता है, अगर आप नेशनल में मेडल लाते हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट जॉब देती है, तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर हम इस गेम का बनाना चाहते हैं। एथलीट्स बहुत सारे हैं
मगर वो कब चूज़ करेंगे खेलना, जब इसमें उनको फ्यूचर भी दिखेगा। तो यही हम सरकार के माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी तक, कि स्ट्रॉन्गमैन गेम्स को भी अप्रूवल दिया जाए एज एन इंडिजीनियस गेम्स में या हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में। और जो एथलीट इस गेम को खेलते हैं उनको भी नौकरियां दी जाएं सरकारी विभागों में। और इसी तरीके से जो यही सपोर्ट एथलीट्स को चाहिए और इससे ज़्यादा उनको कुछ भी नहीं चाहिए। एक सेफ फ्यूचर मिलेगा, सिक्योर फ्यूचर मिलेगा, वो इस गेम को कंटिन्यू खेल सकते हैं और इसी गेम के माध्यम से हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन हो सकता है। चलिए, एक आखिरी सवाल। हाँ जी। कि फिट इंडिया मूवमेंट आपको पता ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो फिट इंडिया मूवमेंट में तो बात होती है इंडिया को बिल्कुल, फिट रहने की, और ये एक जो गेम है उसका एक हिस्सा भी बन सकता है। एग्जैक्टली तो प्रधानमंत्री मोदी भी काफ़ी ज़्यादा जो है फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ जी। और ये सारी तमाम कोशिशें कर रहे हैं। हाँ जी। तो इस जो आप ये जिस गेम की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैन, हाँ जी, तो ये फिट इंडिया मूवमेंट में क्या इसका कंट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके से होगा? फिट इंडिया मूवमेंट मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं खुद एक फिट इंडिया मूवमेंट में एम्बेसडर हूँ। अच्छा। और फिट इंडिया मूवमेंट में हमारा स्ट्रॉन्ग मैन गेम्स का कंट्रीब्यूशन किस तरीके से हो सकता है। देखिए, फिट इंडिया मूवमेंट में मैंने मोस्टली ये चीज़ नोटिस करी है, दे प्रमोट साइकिलिंग, मैराथन, रनिंग इवेंट्स जिसके अंदर इक्विपमेंट्स का यूज़ ना हो। बट सी, स्ट्रॉन्ग मैन इज़ ऑल अबाउट रियल एंड रॉ स्ट्रेंथ। तो जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग मैन हैं, ऐसा नहीं है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट ही उठा सकते हैं, दे कैन रन एज वेल, दे कैन साइकिल एज वेल एंड मोर देन अ यूजुअल पर्सन। बिकॉज हमारा स्ट्रॉन्ग मैन एक गेम है एंड्योरेंस का, रेजिस्टेंस का और स्ट्रेंथ का, तीनों चीज़ों का। सो मुझे ऐसा लगता है एक स्ट्रॉन्ग मैन के पास एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स होती हैं और सबसे अच्छी बात ये होती है उनका एटीट्यूड नेवर गिव अप करने वाला। अगर उनको साइकिलिंग करवाई जाए, उनको मैराथन में भगाया जाए, तो वो बहुत ही अच्छा करके दिखा सकते हैं। लाइक एक नॉर्मल एथलीट जो कि मैराथन में भागता है, आई थिंक उसको बहुत अच्छे से उसके साथ compete कर सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रॉन्ग मैन को हम किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं हमारी फिट इंडिया मूवमेंट में। और फिट इंडिया मूवमेंट के लिए तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो उन्होंने इतनी अच्छी मूवमेंट को शुरू करा। उसकी वजह से हमारे स्पोर्ट्स को पूरे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। और इसी स्पोर्ट्स में अगर एक नाम और ऐड हो जाए स्ट्रॉन्ग मैन स्पोर्ट्स का, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि उसका करता धरता मैं हूँ भारत में। चलिए, ठीक है। तो ये ऐसा ज़रूर होगा और आपकी बात जो है लोग सुन रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी तक भी ये बात जाएगी। हाँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए, अपना कीमती वक्त निकाला और हमसे बातचीत की। इतनी खूबसूरत वार्तालाप के लिए, इस मंच के लिए नियाज़ भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एनएमएफ न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में जब भी मुझे अपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए आवाज़ उठानी होगी, तो आप लोग ये मंच मुझे ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल। तो कार्तिक भाई को आपने सुना, और कार्तिक भाई ने जो कुछ भी स्ट्रॉन्ग मैन के बारे में बताया, उस बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी राय क्या है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।